वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की विषय वस्तु है मानसून। साथियों, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से विकसित हुआ है। यह शब्द अरबी नाविकों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा। अरबी नाविकों ने इस शब्द का प्रयोग सदियों पहले करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने समुद्र के किनारे उस व्यवस्था का वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया था जिसके अंतर्गत पवनों का उत्क्रमण होता है। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होती है और जब ऋतु परिवर्तन होता है अर्थात ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु आती है तो उसमें पवनों की दिशा बदल जाती है और पवनें उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। इसी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अरबी नाविकों ने मौसम शब्द का प्रयोग किया। मौसम शब्द का सादा अर्थ ऋतु से लगाया जाता है। साथियों, मानसून हमारे वायुमंडल की सबसे जटिल क्रियाओं में से एक है। इन क्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है और उनमें से कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। उनका वर्णन इस वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा और यह समझने की कोशिश की जाएगी कि मानसून किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं मुख्य अवधारणाएं। नंबर 1, हैली का तापीय सिद्धांत। नंबर 2, फ्लेम का गत्यात्मक सिद्धांत। ये बहुत ही प्रचलित सिद्धांत हैं। हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सिद्धांतों का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए जानते हैं हैली का तापीय सिद्धांत क्या है। हैली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1686 ईस्वी में किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर बताया कि मानसून परिसंचरण के लिए स्थलीय तथा जलीय तापांतर सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में सूरज उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर क्षितिज होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गर्मी की स्थिति बनी हुई होती है। तीव्र गर्मी के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है और इसी संदर्भ में जो विषुवत रेखा के आसपास एक ITCZ क्षेत्र होता है, ये एक लो प्रेशर बेल्ट होती है ITCZ। ये खिसक कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है और उत्तरी गोलार्ध की निर्मित लो प्रेशर बेल्ट को स्थायित्व प्रदान करती है। इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो उस समय धरातल की अपेक्षा या उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। परिणाम यह होता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। चूंकि हवाओं को भूमध्य रेखा क्रॉस करके जाना होता है और ये
सीधी दक्षिण से उत्तर की ओर जानी चाहिए, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और हवाओं की जो गति होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ज्ञात हो कि ये हवाएं समुद्र से चलती हैं, काफी लंबी दूरी तय करके आती हैं, इसलिए इन हवाओं में अधिक मात्रा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, या जल वाष्प कहिए, जल वाष्प होती है। और इन जल वाष्प को ये अपने साथ लेकर जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं, तब ये मानसून के नाम से जानी जाती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अब फ्लेम के गत्यात्मक सिद्धांत को। फ्लेम ने अपने गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन 1951 में किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया कि मानसून का प्रमुख कारण स्थायी पवनें तथा वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण है। आइए आगे जानने से पहले हम एक दो चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। एक ITC-Z यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन और दूसरा डोल्ड्रम, क्योंकि बिना इनकी व्याख्या के हम इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं ITC-Z क्या है। ITC-Z विषुवत रेखा के आसपास निर्मित वह क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण निर्मित होता है। ITC-Z वह क्षेत्र है जो विषुवत रेखा के आसपास उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण निर्मित होता है। चलिए, ये तो रहा हमारा ITC-Z इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ये एक लो प्रेशर बेल्ट है जो तापजन्य पेटी है। तापजन्य पेटी, लो प्रेशर बेल्ट। अब आते हैं डोल्ड्रम क्या है। डोल्ड्रम ITC-Z के मध्य पाई जाने वाली एक मेखला है। इसे शांत पेटी भी कहा जाता है। यहां पर वायुमंडलीय दशाएं बिल्कुल शांत होती हैं और यहां पर हवाएं एक निश्चित दिशा में लगातार बहती रहती हैं। इन्हें पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन, ये पछुआ पवन वो पछुआ पवन है जो विषुवत रेखा के आसपास बहती हैं, अर्थात इन्हें विषुवत रेखीय पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए ITC-Z और डोल्ड्रम आवश्यक हैं। इनकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। अब समझते हैं सिद्धांत को। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में जब तीव्र गर्मी पड़ती है, उस समय उत्तरी गोलार्ध का तापमान उच्च हो जाता है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को क्षितिज हो जाता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के प्रभाव के कारण यहां पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है और यहां पर वर्ष भर बहने वाली व्यापारिक पवनों का लोप हो जाता है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तापमान
कम होता है और दाब अधिक होता है। चलिए, उच्च ताप व निम्न दाब के कारण ITCZ अपना प्रसार 30 डिग्री के मध्य कर लेती है, यानी विषुवत रेखा से 30 डिग्री के मध्य अपना प्रसार कर लेती है। परिणाम स्वरूप डोलड्रम उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक आता है और उसके खिसकने का रीजन यह होता है कि तापीय विषुवत रेखा भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। परिणाम स्वरूप डोलड्रम भी उत्तर की तरफ खिसक आता है और डोलड्रम में बहने वाली पछुआ पवनें ही उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी पवनों के नाम से विख्यात हैं। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती हैं वैसे ही अपनी दिशा को बदल लेती हैं और इनके बहने की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का वायुदाब अधिक होता है। परिणाम स्वरूप उनकी गति भी उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाती है और कोरियालिस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवात का निर्माण करते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्ण चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं, जो दक्षिणी भारत में काफ़ी वर्षा करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मानसून से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ। तो 2 शब्दावलियाँ मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूँ। एक है मानसून अंतराल और दूसरा है मानसून की सक्रियता। आइए जानते हैं मानसूनी सक्रियता। यह वह अवस्था है जिसमें वायुमंडल में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है, जैसे वर्षा होना, तेज हवाएं चलना, तूफान आना आदि। ये मानसूनी सक्रियता कहलाते हैं। यानी यह वह अवस्था है जिसमें वायुमंडल में मानसून से संबंधित कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है। इसे मानसून की सक्रियता कहा जाता है। अब आता है मानसून का अंतराल। मानसून का अंतराल वह समय है जिसमें मानसूनी क्रियाशीलता या मानसूनी सक्रियता खत्म हो जाती है, मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। यह अवस्था कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकती है और उसके बाद फिर से मौसमी हलचल होगी और फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी और ये क्रियाएं लगातार अल्टरनेट चलती रहती हैं। इस प्रकार ये अपना एक वार्षिक चक्र पूरा करती हैं। साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानसून का कृषि के लिए क्या महत्व है। तो अगर सामान्य सी बात की जाए तो मानसून मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कृषि से संबंधित कोई उद्योग हो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो। मानसून हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कृषि को किस तरह प्रभावित करते हैं। साथियों, मानसून यदि भारत में समय से आ जाते हैं, किसान अपनी कृषि क्रियाएं समय से करने लगता है, वर्षा समय से हो जाने से खेत की तैयारी समय से हो जाती है, बुवाई समय से हो जाती है
और सारी कृषि क्रियाएं नियत समय पर होने लगती हैं, जिससे परिणाम ये होता है कि पूरी वर्ष का जो फसल चक्र है वो एक तय समय के आधार पर क्रियान्वित होने लगता है। साथ ही मानसून जब समय से आ जाते हैं तो लगभग सभी किसान, चाहे जिनके पास सिंचाई की सुविधा हो अथवा न हो, सभी लोग कृषि एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और लगभग जितनी कृषित भूमि है सभी भूमि की बुवाई हो जाती है। अगर सभी भूमि की बुवाई हो जाएगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। और ज्ञात हो कि कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 50% के आसपास या कहीं कहीं 50 से 60% भी पाया गया है उत्पादन खरीफ की फसलों से ही होता है, जिसमें प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, बाजरा और ज्वार। तो इस प्रकार खाद्यान्न की आपूर्ति मानसून पर निर्भर करती है। इसी संदर्भ में यदि मानसून हमारे लेट हो जाते हैं और किसान जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं वो कृषि नहीं कर पाएंगे, वो अपनी खेतों में फसलों को नहीं उगा पाएंगे। और जिनके पास साधन हैं उनका अतिरिक्त खर्चा सिंचाई के ऊपर होगा। परिणाम यह होगा कि जो उनकी बचत है वो कम हो जाएगी और जिनके पास सिंचाई के साधन ही नहीं है उनका तो उत्पादन ही नहीं होगा, तो बचत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार कभी कभी मानसून समय से पहले आ जाते हैं और किसान अपनी तैयारी नहीं कर पाता, वहां भी वह पिछड़ जाता है। मानसून समय से पहले आ जाएंगे और समय से पहले चले जाएंगे तो वहाँ भी किसान पर्याप्त मात्रा में कृषित भूमि का उपयोग नहीं कर पाता और परिणाम यह होता है कि प्रति व्यक्ति या प्रति किसान की जो आय है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार कभी कभी मानसून बिगड़ जाते हैं। कहीं कहीं एक ही स्थान पर लगातार मूसलाधार बारिश हो जाने के कारण खेती एकदम से बर्बाद हो जाती है, फसलें गिर जाती हैं, पकी हुई फसलों के दाने बिखर जाते हैं, एकदम से खराब हो जाती हैं। कभी कभी सूखा पड़ जाती है अचानक से। ऐसी परिस्थिति में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, वहाँ भी फसलें एकदम से बर्बाद हो जाती हैं। सूखे की स्थिति में फसलें एकदम बर्बाद हो जाती हैं। इसका कारण भी हमारे मानसून ही है। इस प्रकार मानसून हमारी कृषि को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यदि मानसून हमारे सही समय पर सही मात्रा में वर्षा करते हैं तो कृषि भूमि का अधिकतम क्षेत्र उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कुल उत्पादन अधिकतम होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिकतम होता है। यदि मानसून समय से न आकर समय से पूर्व आ जाएं या समय के बाद आएं या मानसून आए ही न, उस परिस्थिति में खरीफ की फसल पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो जाती है और जो भी कृषि क्षेत्र है उसका कम से कम भाग ही प्रयोग किया जाता है। और वहाँ भी जब सिंचाई के साधन होंगे तब, अगर सिंचाई के साधन नहीं है
तो खरीफ की फसलें नहीं उगाई जा सकती। इस प्रकार साथियों, मानसून हमारी कृषि का एक रीढ़ कहिए। मानसून इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अर्थात मानसून कृषि के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। और यदि मानसून सही ढंग से भारत में नहीं आते या विक्षिप्त रूप से आते हैं, वहां पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या एकदम से असहाय हो जाती है, चाहे वो किसान हो चाहे कृषि मजदूर, दोनों ही। अर्थात समग्र रूप से कहा जाता है कि मानसून भारतीय कृषि के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि एक शिशु को मां का दूध। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों।